जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो बुक निकाला गया है यूटेरिया का दोस्तों, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं और टोटल दोस्तों इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज हम लोग 10 देखेंगे। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं यानी कि 9 था दोस्तों, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आपको देख सकते हैं। रहा दोस्तों इसका पीडीएफ का सवाल, था पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में दोस्तों सभी कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए दोस्तों देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह दोस्तों शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था, शिशुनाग के द्वारा याद रखना है। और शिशुनाग जो था यह हर्यक वंश के अंतिम शासक जो कि नाग दशक को संतोष से हटाकर मगध पर नाग वंश का दोस्तों नींव डाला था। कौन? तो शिशुनाग। फिर दोस्तों देखिए शिशुनाग ने ही अवंती तथा वत्स पर अधिकार करके उसको मगध साम्राज्य में मिलाया था। फिर मगध का दोस्तों सबसे प्राचीन वंश पूछेगा जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ। फिर बिंबिसार ने दोस्तों ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था और बिंबिसार ने लगभग आपको पूछेगा तो 52 वर्ष तक, याद रखना है 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया है बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि गंडमक की संधि निम्न में से किस युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था। तो जो गंडमक के संधि हुआ था दोस्तों वह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय, याद रखना है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह दोस्तों लॉर्ड लीटन के समय हुआ था जो कि 1878 से 80 ईस्वी के बीच में, 1878 से 1880 ईस्वी के बीच में दोस्तों। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुआ है, गंडमक की संधि से याद रखिएगा। और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वो अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था, अफगानिस्तान पर। नेक्स्ट है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। तो दोस्तों देवराई के युद्ध में, देवराई के युद्ध में याद रखना है। देखिए औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच अंतिम युद्ध हुआ था दोस्तों जो कि 1659 ईस्वी में, जहाँ के अजमेर के निकट जिस देवराई की घाटी में हुआ था, जिसे दारा सिकोह अंतिम रूप से पराजित हो गया था। और इसके बाद दोस्तों दारा सिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित कर दिया और इसको दोस्तों मृत्युदंड दे दिया गया था। और औरंगजेब ने इसके बाद दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो औरंगजेब दोस्तों ऐसा शासक हुआ जो कि दोस्तों 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 4। क्वेश्चन 4 है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहेगा दोस्तों, तो याद रखना है हेनरी वेवियन ड्रेजियो को, हेनरी वेवियन ड्रेजियो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों रामधारी सिंह जो दिनकर हैं इनको राष्ट्र कवि के नाम से दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहेगा तो हेनरी ड्रेजियो हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो दोस्तों ध्यान देना है, अगर राजकोषीय घाटा में से यदि ब्याज घटाते हैं तो आपको दोस्तों प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट पाते हैं कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है। तो कोर उद्योग का दोस्तों जो आधार वर्ष माना गया है वह 2011-12 है, 2011-12। और कोर उद्योग के दोस्तों अंतर्गत टोटल 8 उद्योग आते हैं। कितने? 8 उद्योग। कौन कौन सा? तो याद रखना, कोयला हो जाएगा, कच्चा तेल हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, फिर दोस्तों प्राकृतिक गैस हो जाएगा, बिजली, सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये सभी याद रखिएगा, 8 दोस्तों आपका कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो दोस्तों आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा किया जाता है, आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों 5 सितंबर 2005 को, तो 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। और इसको दोस्तों 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया है, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया है, जिसके तहत दोस्तों 2 अक्टूबर, अब यहाँ से याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो मनरेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों भगवती समिति का जो संबंध है यह बेरोजगारी के अनुमान से है, बेरोजगारी के अनुमान से याद रखना है, बेरोजगारी के अनुमान से। और इसका गठन पूछेगा तो 1973 में हुआ था, 1973 में बेरोजगारी यानी भगवती समिति का
नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ और हम आपको समिति के नाम बताएं जिसको याद रखिएगा। जैसे एक होता है गाइपोरिया समिति, तो गाइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है। फिर भंडारी समिति जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संरचना से है। खुसरो समिति तो दोस्तों कृषि ऋण से है। हजारी समिति भी पूछता है, हजारी समिति औद्योगिक नीति से है। फिर दोस्तों सेन गुप्ता समिति पूछेगा तो शिक्षित बेरोजगारी से हो जाएगा। सत्यम समिति कहेगा तो वस्त्र नीति से हो जाएगा। और वैद्यनाथ समिति कहेगा तो वह दोस्तों सिंचाई से हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कर रहा है कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। देखिए दोस्तों, सबने अवज्ञा आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और उनको दोस्तों 1930 में इसी आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखना, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को होता है। 6 अप्रैल 1930 को याद रखिएगा। फिर असहयोग आंदोलन दोस्तों जो कि 1920 से 22 तक चलता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें शामिल थे जगत नारायण थे, चीमालाल सीतरवाल थे और साहबजादा सुल्तान थे। लेकिन दोस्तों इसमें महात्मा गांधी नहीं शामिल थे, महात्मा गांधी नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, जो कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दोस्तों हुआ था। और इस हत्याकांड के जांच के लिए दोस्तों 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें दोस्तों 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था। तब पुन्ना सार्वजनिक सभा में दोस्तों याद रखना है, पुन्ना सार्वजनिक सभा में मांग किया गया था। और पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना याद रखना है 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे यानी कि दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे, फिर दोस्तों जोशी जो थे गणेश जोशी, और फिर दोस्तों चिपुलंकर के द्वारा किया गया था। और इसी संस्था के द्वारा दोस्तों यानी कि पुनः सार्वजनिक सभा संस्था के द्वारा 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया गया था। तो याद रखना है पुनः सार्वजनिक सभा में। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो सबसे कम कहेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा यानी कि खिलजी वंश। खिलजी वंश याद रखना है, खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर दोस्तों 1320 ईस्वी तक मात्र 30 वर्ष शासन किया है। जबकि दोस्तों अगर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक पूछेगा तो तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था, 1320 से 1414 तक। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है। तो बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है दोस्तों, कौन सा, तो सांची नहीं है। बाकी दोस्तों सारनाथ भी है, बोध गया भी है और कुशीनीरा भी है। याद रखिए, बोध गया में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर कुशीनीरा में दोस्तों उनको बताइए क्या हुआ था। और सारनाथ भी आपका ऑप्शन में है। तो ये तीनों जगह से उनका संबंधित है, लेकिन सांची से दोस्तों उनका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि जुलाई 1858 में अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था। तो दोस्तों याद रखना हरकिशन सिंह थे, हरकिशन सिंह, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए अमर सिंह ने जुलाई 1858 में, याद रखना है जुलाई 1858 में शाहबाद पर अपना अधिकार बनाए रखने तथा जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना किया था। और इस सरकार का दोस्तों प्रधान अमर सिंह का भाई जो कि हरकिशन सिंह को बना दिया था। अमर सिंह के भाई थे दोस्तों कौन, तो हरकिशन सिंह। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो देखिए दोस्तों एम.आर. जयकर का नाम आता है और तेज बहादुर सप्रू का नाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों दोस्तों याद रखना है। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत दोस्तों इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसी समझौता के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे कौन, तो महात्मा गांधी हुए थे, महात्मा गांधी। 17 है कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था। तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बीएमडी परीक्षण किस पहचान के लिए किया जाता है। तो बीएमडी के दोस्तों जो होता है बोन मिनरल डेंसिटी होता है। इसको परीक्षण के लिए दोस्तों हम लोग ऑस्टियोप्रोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, ऑस्टियोप्रोसिस। और यह एक दोस्तों हड्डी का रोग है ऑस्टियोप्रोसिस, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है दोस्तों, और इसमें टोटल 54 अभी सदस्य हैं, और इसका कार्यकाल पूछेगा तो आपको याद रखना है 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1972 में। और रेड क्रॉस की स्थापना पूछेगा दोस्तों तो 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। 1863 में दोस्तों किसके द्वारा? तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है, रेड क्रॉस का याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों 1917, 1944 और 1963 में विशिष्ट कार्य हेतु शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें नहीं पूछा था दोस्तों, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो 1972 में नहीं, बाकी याद रखना 1917, 1944 और 1963 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दोस्तों 21 क्या कहता है बताइए। तो क्वेश्चन 21 है कि विश्व नर्स दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों 12 मई को दोस्तों विश्व नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर दोस्तों यहीं से याद रखना अप्रैल, देखिए अप्रैल 7 अप्रैल एक होता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस पूछेगा तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर दोस्तों 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। और 21 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस। नेक्स्ट है कि हम्पी और शेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो हम्पी को दोस्तों 1986 में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, 1986 में दोस्तों शामिल किया गया था। एक मिनट दोस्तों, हम ऑप्शन डी लगा दिया, ऑप्शन बी में है 1986। फिर दोस्तों यहाँ से और कुछ बता, जैसे आगरा का किला भी पूछता है, तो आगरा का किला दोस्तों याद रखना है 1983 में। और अजंता की गुफा, आगरा के किला और अजंता की गुफा दोनों को दोस्तों 1983 में। फिर एक सूर्य मंदिर है दोस्तों जिसको 1984 में। सांची का स्तूप कहेगा तो 1989 में। और जो आमेर का किला है उसको दोस्तों 2013 में, आमेर का किला को 2013 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुल्ला सुरंग किस राज्य में है? तो सिंकुल्ला सुरंग दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में सिंकुल्ला सुरंग याद रखना है। और दोस्तों BRO के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया है, जिसको सीमा सड़क संगठन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों 33%। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों जो बार एसोसिएशन पद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, 33%। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 25 कि सुभद्रा योजना का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत दोस्तों आपको यहाँ उड़ीसा राज्य में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस योजना का तहत दोस्तों याद रखना है कि 21 से लेकर 60 साल की उम्र को 1 करोड़ से अधिक महिलाओं जो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक अवधि हर साल दोस्तों 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता देने जाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो व्यापारिक भागीदार देश दोस्तों आपका चीन रहा है, भारत का सबसे बड़ा, याद रखना है। दूसरा पर दोस्तों आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोची में किया गया है, यानी कि 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का दोस्तों काम हुआ है, तो कोची केरल में, याद रखना है कोची केरल में। नेक्स्ट है कि ओणम उत्सव किस राज्य में है? तो ओणम उत्सव जो है दोस्तों यह केरल राज्य में मनाया जाता है, केरल में। और यह 10 दिनों तक दोस्तों चलने वाला आपका त्यौहार है, जो कि ओणम खास तौर पर आपको खेती की जो अच्छी फसल होता है ना, उसके लिए मनाया जाता है ओणम। है कि कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, और यह दोस्तों किस खेल से है? तो कपिल जो परमार है दोस्तों यह जूडो खेल से संबंधित है, जूडो खेल से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तक को शामिल किया गया है। 3 में से दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल कौन नहीं दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस जो कि नहीं है, और बाकी दोस्तों रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदेव लोक, यह दोस्तों शामिल किया गया है, लेकिन मुद्रा राक्षस को शामिल नहीं किया गया है। खोलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है? तो अमृत जो तकनीक विकसित किया गया था यह IIT मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा, याद रखिएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश कुमार का दोस्तों, प्रकाश कुमार को बनाया गया है, याद रखना है। प्रकाश कुमार और ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था, प्रकाश कुमार और दोस्तों ब्रजेश कुमार, लेकिन ब्रजेश यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ब्रजेश मल्होत्रा, तो प्रकाश कुमार आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अमृत लाल मीणा की बात की जाए तो अमृत लाल जो मीणा है यह बिहार के नए दोस्तों मुख्य सचिव बने हैं, मुख्य सचिव पूछेगा तो अमृत लाल मीणा हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। क्वेश्चन 33 है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और 2024 में दोस्तों उसको 4 व्यक्ति को दिया गया है। 4 व्यक्ति को, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, और एक संगठन को, यानी टोटल 5 हो जाए दोस्तों। कितने लोग का रहना था, 4 व्यक्ति था और एक दोस्तों संगठन था, यानी कि टोटल 5 लोगों को, टोटल 5 हो जाएगा, यानी कि 5 को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सितंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाया जाता है सितंबर महीने में। और यह राष्ट्रीय पोषण माह की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है, 1 से लेकर 30 सितंबर तक। और जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन दोस्तों गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में किया गया था, गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में। याद रखना है, राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि महाराष्ट्र के दोस्तों लातूर जिला में, महाराष्ट्र के लातूर जिला में विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कितने किग्रा प्रतिस्पर्धा से बाहर किए गए हैं दोस्तों। तो 50 केजी, याद रखना है, 50 केजी से बाहर कर दिए गए थे, मात्र 50 ग्राम वजन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 में कहां आयोजित किया गया है। क्या दोस्तों, चीन के एक शहर है दोस्तों बीजिंग। चीन के शहर कहां में, तो बीजिंग में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसको दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो बताइए दोस्तों उस पोत का नाम क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप दोस्तों, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत पूछा है कौन सा, तो समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है। तो 13वां प्रमुख बंदरगाह दोस्तों वधावन हो जाएगा, वधावन याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों महाराष्ट्र में है, वधावन जो है यह महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 40 बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों नया अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है, बी रामा सुब्रमण्यम जी को याद रखिएगा। और इसके दोस्तों आपका पूर्व कौन थे, तो अरुण कुमार मिश्र थे इसके अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। तो इनको दोस्तों भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2002 में पद्म भूषण से कब, तो दोस्तों 2002 में सम्मानित किया गया है। और पद्म श्री कहता तो 1988 में, और पद्म विभूषण कहता तो 2003 में। याद रखना है, पद्म भूषण खाली कह रहा दोस्तों तो 2002 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री तो 1988, और पद्म विभूषण तब जाकर 2023 हो जाता। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें दोस्तों महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है। तो तत्सम का उदाहरण दोस्तों मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपकार में दोस्तों आपका उप हो जाएगा, उप जो है दोस्तों यह उपसर्ग है, याद रखना। उपकार में कौन सा, तो उप। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन हो जाएगा, कौन जो है दोस्तों यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है। तो धर्म का हो जाएगा दोस्तों धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, धार्मिक। नेक्स्ट है कि कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है। तो कपाल कुंडला दोस्तों जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ प्रेम उपन्यास है, या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना है, कपाल कुंडला। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 49, तो 49 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 51 है कि फर्न, हॉस्टल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो यह दोस्तों ट्रिडोफाइटा से है, ट्रिडोफाइटा से याद रखना है, ट्रिडोफाइटा के उदाहरण है ये फर्न है, हॉस्टल है, लाइकोफाइट्स, या तीनों दोस्तों ट्रिडोफाइटा का है। ब्रायोफाइटा दोस्तों जो कि बात की जाए तो पादप जगत के उभयचर और इनको निषेचन के लिए आवश्यकता होता है, जैसे मॉर्स है, हॉर्नवार्ट्स है, लिवरवार्ट्स है, रिकिया, पेलिया, ये सभी दोस्तों ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पौधा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है।
तो घोंघा है जो दोस्तों, घोंघा के बारे में पूछा, तो घोंघा जो हो जाएगा आपका दोस्तों मोलस्का संघ का हो जाएगा। घोंघा किसका? तो मोलस्का संघ का हो जाएगा, याद रखना है, मोलस्का संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 53 है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन है कि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज का ग्लूकोज में विघटित करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो आपका ए भी राइट है, लेकिन एमाइलेज तो दोस्तों मुख्य रूप से कहा जाता है अग्नाशय में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों बाल में, याद रखना है, बाल। मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो बाल। देखिए एनाजेन दोस्तों वह बाल के विकास का प्रथम चरण होता है, जो एनाजेन होता है या बाल का प्रथम चरण, और एनाजेन के बाद दोस्तों कैटाजेन आता है। एनाजेन के बाद कौन सा? तो कैटाजेन, जो कि एनाजेन तथा टेलाजेन चरण के बीच 1 से 2 सप्ताह का चरण होता है, टेलोजेन के बीच, याद रखना है। और तीसरा महीना में दोस्तों टेलोजेन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बाल। नेक्स्ट है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हर पौधा अपनी पत्ती पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग करके उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों 1%, याद रखना है, 1%। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 56 है कि निम्नलिखित में से किस में रोकफोर्टाइन सी पाया जाता है? तो दोस्तों पनीर में पाया जाता है, पनीर में रोकफोर्टाइन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो दोस्तों स्क्लेरन काइमा हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा, याद रखना है। नारियल के जो रेशेयुक्त छिलके होते हैं वो स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन में आपका 58। क्वेश्चन 58 है कि वह कौन सा पदार्थ है जो कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो दोस्तों एंटीजन के, एंटीजन याद रखना, एंटीजन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने किया था? तब प्रोटीन की जो रचना की व्याख्या किया गया था यह पॉलिंग और कोरी के द्वारा, पॉलिंग और कोरी के द्वारा किया गया था 1951 में, 1951 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 60 है कि कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों ट्रेकिया हो जाएगा, ट्रेकिया। फिर दोस्तों डायफ्राम की बात की जो कि ऑप्शन बी में है डायफ्राम, तो यह फेफड़ा के नीचे स्थित रहता है, जो कि डायफ्राम श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है, श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है। गिल्स दोस्तों जो कि पानी में सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाली श्वसन अंग है पानी में। फिर दोस्तों स्पाइरोक्लेस की बात की जाए तो यह शरीर के पार्श्व भाग पर छोटा सा छिद्र होता है जिसके माध्यम से वायु श्वसन नली तंत्र में प्रवेश करता है, तो स्पाइरोक्लेस में याद रखिएगा। 61 है कि परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो कि आसपास के परमाणु में तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित करते हैं और एक आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो दोस्तों याद रखना है लंदन परिक्षेपण बल के द्वारा, लंदन परिक्षेपण बल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 62 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संस्थाओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाता है? तो दोस्तों यौगिक बनाता है, यौगिक याद रखना है, यौगिक बनाता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन है दोस्तों? जो कि वर्ग 2 के अंतर्गत नहीं आएगा, जो कि दोस्तों समूह यानी वर्ग 2 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वो दोस्तों कौन नहीं आएगा? तो सोडियम, क्योंकि सोडियम दोस्तों जो वो वर्ग एक में आता है, सोडियम याद रखना है। देखिए वर्ग 2 में जो जितना भी धातु है दोस्तों वो सभी क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 में, जैसे दोस्तों बेरियम है, बेरिलियम है, फिर दोस्तों मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अस्टांटियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये सभी दोस्तों किसमें है? तो वर्ग 2 का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो हाइड्रोजन जो क्लोराइड है दोस्तों यह सहसंयोजक यौगिक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रोनरागी संकलन अभिक्रियाओं को रेजियो सिलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना किसको? तो मार्कोवनिकोव का नियम, मार्कोवनिकोव का नियम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि लीड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है।
तो कौन नहीं है दोस्तों? तो नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है, याद रखना है, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है कि दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र पानी वाष्पित हो जाता है? तो वहां दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हेलाइट है, हेलाइट आपका राइट हो जाएगा। 69 है कि निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होता है? तो वाष्पीकरण की दर में दोस्तों वृद्धि होता है किस कारण से? तो आर्द्रता, आर्द्रता के कारण से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रैखिक संवेग के समान होता है? तो आवेग का उपयोग, आवेग का उपयोग जो किया जाता है रैखिक संवेग के समान किया जाता है, याद रखना है, रैखिक संवेग के समान। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों का विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तब फैराडे तथा हेनरी के दोस्तों नियम पर याद रखना है, फैराडे तथा हेनरी के द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला कथन है कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लय बल उत्पन्न करता है? तो यह दोस्तों एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन आपका दोस्तों 74 है कि जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो दोस्तों किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा दोस्तों तो गतिज ऊर्जा जो कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा दोस्तों गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश के संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितनों क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया गया है? टोटल दोस्तों 7 क्रम में याद रखना है, कितने? तो 7, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्तों पंथ निरपेक्ष है लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं है, याद रखना है। पंथ निरपेक्ष है लेकिन दोस्तों धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बाकी लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, सार्वभौमिक सार्वभौमिक है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था? तो राजनीतिक कुंडली के रूप में दोस्तों किसने वर्णित किया गया है? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा, यानी कि दोस्तों के एम मुंशी के द्वारा, यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों को नियुक्ति अनुशंसा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 में दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 163 में है कि मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल की सहायता और सलाह देगा, मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देगा। 165 में दोस्तों कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, राज्य के लिए दोस्तों एक महाधिवक्ता होगा। और अनुच्छेद 167 है कि राज्यपाल को सूचना देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य रहेगा, अनुच्छेद 167 के तहत। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के प्रस्ताव है कि सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष दोस्तों? तो 2019 में, 2019 में याद रखना है, 2019 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 अनुच्छेद तक, याद रखिएगा। इससे दोस्तों टोटल 6 मौलिक अधिकार है जिसमें 3 यहाँ पर दिया गया है। एक याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार है, और फिर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए, रंगराजन समिति दोस्तों किससे संबंधित है? तो गरीबी के आकलन से, गरीबी के आकलन से दोस्तों रंगराजन समिति का संबंधित है, याद रखिएगा, गरीबी का आकलन से। और गरीबी से संबंधित दोस्तों और कुछ याद रखना है, जैसे है वाईवी अलग समिति, लकरवाला समिति है, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति है, यह सभी दोस्तों गरीबी से संबंधित, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से दोस्तों चुनाव लड़ सकती है? तो अधिकतम दोस्तों 2, निर्वाचन क्षेत्र से दोस्तों चुनाव लड़ सकती है, याद रखिएगा।
और 1996 में दोस्तों इससे पहले प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था याद रखना है, लेकिन अब दोस्तों अधिकतम 2 निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संसद में विपक्ष के नेताओं को वेतन और भत्ता संसद के द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो 1977 दोस्तों याद रखना है, 1977 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों को निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेता है? तो भारत के दोस्तों निर्वाचन आयोग से, भारत के निर्वाचन आयोग से दोस्तों याद रखना है। और यह दोस्तों अनुच्छेद 103 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 103 में याद रखिएगा। क्वेश्चन 85 है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली यानी कि PIL का अर्थ क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीकी नहीं है? तो ऑप्शन डी पाइए दोस्तों, बाकी सभी वाले ऑप्शन जो डी दे रहा है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, यही दोस्तों गलत है, यही आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पुराने कुओं को सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो देखिए दोस्तों, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिया गया है, यही दोस्तों मेन आपका हो जाएगा, मेन योगदान आपका यही है। नेक्स्ट है कि करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो करेवा का निर्माण दोस्तों कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में याद रखना है। और करेवा शब्द का अर्थ होता है कि ऊंची पठारी भूमि, ऊंची पठारी भूमि याद रखना है, ऊंची पठारी भूमि। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर दोस्तों 7.1% है, 7.1% है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि दोस्तों टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो देखिए, टिस्को की स्थापना पूछेगा तो 1907 में, लेकिन दोस्तों इन्होंने 16 फरवरी 1912 को दोस्तों ये अपना शुरू कर दिया था दोस्तों उत्पादन, यानी कि 1912 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में दोस्तों औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे याद रखना है। और पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पहाड़ी भी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों 6 राज्य शामिल हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है, याद रखिएगा। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दोस्तों 2012 में शामिल किया गया था पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट में दोस्तों कुछ प्रमुख दर्रा है, जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सेनकोटा है, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों कि हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यही दोस्तों गलत है। हिमालय क्षेत्र में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती, बल्कि उत्तरी मैदान में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी मिलता है, उत्तरी मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 93 कि निम्नलिखित में कौन सी दुनिया का सबसे ऊंची नौगम्य झील है दोस्तों? तो टीटीकाका झील हो जाएगा, टीटीकाका झील, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची नौगम्य झील का उदाहरण है। और यह दोस्तों समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है, 3810 मीटर। और पश्चिम में दोस्तों पेरू, पूर्व में बोलाविया और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है, याद रखना है। फिर दोस्तों सुपीरियर झील की बात की जाए, जो कि दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील है। फिर हिरोन झील की बात की जाए दोस्तों, तो क्षेत्रफल के दृष्टि में अमेरिका में स्थित दूसरी सबसे बड़ी झील है हिरोन झील, याद रखना है। और इटली का दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी झील के रूप में कोमो झील को जाना जाता है, कोमो झील, जो कि इटली के तीसरी सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच दोस्तों काराकोरम दर्रा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा, जो कि भारत और चीन के बीच स्थित एक दर्रा है। खैबर दर्रा दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, खैबर, और अफगानिस्तान के सीमा पर है। और जो जिला दर्रा दोस्तों, जो कि लद्दाख को श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपना धुरी पर वह एक चक्कर पूरा करता है। तो धुरी पे दोस्तों एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, एक चक्कर पूरा करता है। फिर यहाँ से दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग चालू हो गया, जो कि PDF में आपको दे देते हैं इसका आंसर डिस्कशन के साथ दोस्तों। तो आप 96 का ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, 97 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, रीजनिंग है, जो कि इसको आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट है 98 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 60 वर्ष। 99 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 16/2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 45/2। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, सेट नंबर 10। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेट नंबर 11 के साथ।